नमस्कार दोस्तों। आज हम इग्नू की MHI 10 भारत में नगरीकरण के चैप्टर 20 देखते हैं। आज इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। चैप्टर 20 जो भारत के आयाम के गौरवशाली विजयनगर के बारे में बताता है। विजयनगर दक्षिण भारत का प्राचीन नगर, दक्षिण भारतीय आयाम गौरवशाली विजयनगर, ये चैप्टर का नाम है। इसके बारे में परिचय देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। मोहम्मद बिन कासिम ने दक्षिणी राज्यों की कमजोरी को भांपकर इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। संचार, यातायात और अन्य असुविधाओं के कारण दक्षिण भारत को पूर्णतः दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में नहीं रखा जा सका और विजयनगर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर तथा बुक्का राय नामक दो भाइयों ने रखी। विजयनगर शहर प्रायद्वीपीय भारत में मध्यकालीन साम्राज्यवादी नगर का एक उदाहरण था। तुंगभद्रा की घाटी, तुंगभद्रा नदी की घाटी में बसावट पहले से थी। इस बसावट तथा धार्मिक संस्कृति ने नगर की समृद्धि में योगदान दिया। विजयनगर साम्राज्य के 3 अनुक्षेत्र थे: राजकीय केंद्र, पवित्र केंद्र और नगरीय केंद्र। यहाँ सुविकसित सिंचाई नेटवर्क, परिष्कृत नगरीय योजना और विशिष्ट वास्तुकला शैली थी। यहाँ व्यापार और वाणिज्य, सैन्यीकरण, प्रवसन और आंतरिक भाग का कृषिगत विकास हुआ, इसलिए इसे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र कहा जाता है। इसे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र किस लिए कहा जाता है? यहाँ व्यापार और वाणिज्य, सैन्यीकरण, प्रवसन और आंतरिक भाग का कृषिगत विकास हुआ। यहाँ धार्मिक परंपराओं जैसे इस्लाम, जैन मत और हिंदू विचारधारा ने नगरीय योजना को पर्याप्त प्रभावित किया। 16वीं शताब्दी में साम्राज्य का पतन हो गया। 16वीं शताब्दी में इसकी विस्तृत जानकारी की और देखते हैं आगे क्या है। विजयनगर काल के दौरान नगरीय प्रक्रियाएं कैसी थी? नगरीय प्रक्रियाएं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सैन्यीकरण विशेष प्रभावी था, इसलिए विजयनगर किलेबंद नगर था। विजयनगर किलेबंद नगर था। इस सुरक्षित नगर में प्रवास और व्यापार का खूब विकास हुआ। संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों और दस्तकारों के प्रवास में स्थानीय नगरीय नेटवर्क का निर्माण किया, जिसने व्यापार को बढ़ावा दिया। दक्कन और आंध्र क्षेत्र में बुनकरों के बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण विजयनगर काल में कोयंबटूर तथा मदुरई ने नए बुनकर केंद्रों का उदय हुआ। प्रवासी अनेक चरणों में बसे, जैसे पट्टा नुलकर 14वीं और 15वीं सदी के प्रवास करके पहुंचे। 13वीं 14वीं शताब्दी में नगरीकरण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वैष्णव और शैव मठ नगरीकरण तथा व्यापार में सम्मिलित हुए, जिससे पवित्र केंद्रों का विकास तीर्थ शहरों के रूप में हुआ। तिरुपति, श्रीरंगम के विशाल मंदिर परिसर और विभिन्न सामाजिक समूह वाले हम्पी द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती हुई खपत ने व्यापार को प्रेरित किया। तीर्थयात्रियों के बहुमूल्य दान के द्वारा मंदिरों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। विजयनगर में बाह्य और आंतरिक व्यापार दोनों समृद्ध हुए और उनसे प्राप्त होने वाला राजस्व विजयनगर राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। उनसे प्राप्त होने वाला राजस्व
विजयनगर साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। विजयनगर के शासकों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। समुद्री व्यापार, काली मिर्च, चीनी और वस्त्र का निर्यात होता था। अरब व्यापारी बड़ी संख्या में पश्चिमी एशिया से आए तथा कालीकट में बस गए, जहां चीन से भी जहाज आते थे। प्राप्त स्रोतों के अनुसार विजयनगर में 80 व्यापार केंद्र थे और राजधानी विजयनगर सबसे बड़ा नगर था। विजयनगर आधुनिक खोज और स्रोत। वर्तमान में विजयनगर का खंडहर मध्य कर्नाटक में हम्पी गांव में अव्यवस्थित है। 1987 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। आरंभ में सर्वप्रथम 1799 में ब्रिटिश पुरातत्वविद कॉलिन मैकेंजी ने इस खंडहर का दौरा किया और पांडुलिपियों की प्राप्ति की। ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट मार्क विल्कस ने कन्नड़ रचनाओं के आधार पर विजयनगर राजवंश का इतिहास लिखा। 1856 ईस्वी में फोटोग्राफर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने इस स्थल की फोटोग्राफी की। सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी ने दौरा किया और उन्होंने पांडुलिपि प्राप्त की। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी रेजिमेंट के मार्क विल्कस ने कन्नड़ रचनाओं के आधार पर विजयनगर का इतिहास भी लिख दिया। फिर उसके बाद 1857 में फोटोग्राफर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने उस स्थल की फोटोग्राफी की। ब्रिटिश सिविल सेवक रॉबर्ट सेवेल ने संस्कृत ग्रंथ विचारण्य सिक्का प्राप्त कर अपनी एक पुस्तक लिखी। रॉबर्ट सेवेल ने भी एक संस्कृत ग्रंथ पर एक पुस्तक लिखी, विचारण्य सिक्का। पुरातात्विक कार्य। कर्नाटक के राज्य और केंद्रीय पुरातत्वविदों ने स्थल की सफाई के पश्चात 1970 के दशक में राजधानी के महल का उत्खनन शुरू किया। 1980 में यहां एक शोध परियोजना शुरू की गई, जिसमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविद शामिल थे। इसमें राजधानी का सर्वेक्षण और उत्खनन किया गया। 1987 में अमेरिकन पुरातत्वविदों कृषि और उत्पादन स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और उत्पादन स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके साथ निवासियों द्वारा उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का संग्रह किया गया। निवासियों द्वारा उपभोग में लाने जाने वस्तुओं को संग्रह किया गया। स्रोत। विजयनगर शहर के स्रोत पुरातात्विक रिपोर्टों और निबंधों के अलावा विभिन्न भाषाओं के समकालीन साहित्य है। संपूर्ण क्षेत्र में भवनों और शिलाओं पर 500 अभिलेख प्राप्त हुए। इसके अलावा विदेशी यात्रियों से विवरण सिविल लिखित पुस्तक भी है। विजयनगर का प्रारंभिक इतिहास। विजयनगर साम्राज्य के हम्पी का ग्रेनाइट भूभाग विश्व के सर्वाधिक प्राचीन और स्थिर भूतलों में से एक है। यहाँ पहले से ही लौह युग की बसावटें थी। विजयनगर की स्थापना से पूर्व काल में एक पंथ विकसित हो रहा था। वह देवी पंपा और उसके स्वामी शिव के रूप विरूपाक्ष का था। 11वीं से 13वीं शताब्दियों के अभिलेख में पंपा देवी के मंदिर दिए गए उपहारों का उल्लेख है। विजयनगर के संगम राजाओं के अधीन विरूपाक्ष को नवनिर्मित राज्य का विस्तार करने वाले अभिभावक देवता के रूप में स्वीकार किया गया था और शासकों ने उनके नाम पर हम्पी में एक मंदिर परिसर का निर्माण कराया था। विरूपाक्ष के नाम से शिव के साथ पंपा का वरदान विवाह समारोह में हम्पी के आसपास के लोग अभी भी मानते हैं। हम्पी में रामायण परंपरा से जुड़ी मिथक और पौराणिक कथाओं भी प्रचलित है। यह माना जाता है कि विजयनगर वानरों के राज्य किष्किंधा था, जहां रामायण के नायक राम और उनके भाई लक्ष्मण और उनके विश्वासी हनुमान आए थे। यही राम और सुग्रीव की मित्रता हुई।
तुंगभद्रा का दक्षिण तट पर स्थित गोलास्म पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के चित्र अंकित किए गए हैं। हम्पी में राजनीतिक कार्यकलाप 14वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ के किले पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि संगम भाइयों हरियर और बुक्का ने हम्पी क्षेत्र स्थापित किया। उन्होंने इस क्षेत्र को विजयनगर नाम दिया। 15वीं शताब्दी में यहाँ के शासकों ने इस नगर का विस्तार किया और इसकी किलेबंदी की। कृष्णदेवराय यहाँ के प्रसिद्ध सम्राट थे। नगर योजना, भवन और वास्तुकला के बारे में देखते हैं। राजधानी विजयनगर का क्षेत्र विस्तृत था, जो अनेक जोनों में विभाजित था। नगर की योजना, यह नगर 3 जोनों में विभाजित था: राजकीय केंद्र, पवित्र केंद्र, नगरीय केंद्र। राजकीय केंद्र, यह नगरीय कोर के पश्चिम में स्थित, इसमें विजयनगर राजाओं के आवास और निजी गृह थे। संभवतः यहाँ से दैनिक समारोह और सरकारी कार्यों का संचालन किया जाता था। इसमें कई द्वार थे। राजकीय केंद्र की वास्तुकला विद्यमान मिथकीय भूदृश्य के साथ एकीकृत था। यहाँ विजयनगर के साराक ने प्रसिद्ध रामा मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में रामचंद्र की उपासना स्थल के रूप में कराया था। इसके मंदिर की दीवारों पर चित्रित भित्ति चित्रों और शिल्प ने राजकीय प्राधिकार तथा सत्ता का प्रदर्शित किया। राजकीय केंद्र में 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं थी: आम दरबार और विशाल चबूतरा। विशाल चबूतरा महानगरी के उत्सव से जुड़ा था, जिसमें महानवमी दिब्बा भी कहा जाता था। इसके दक्षिण में एक सीढ़ीदार जलाशय है, जिसमें विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। इसके पास ही रानी का हमाम और कमल महल है, जिसमें राजा रानी और दरबारी मनोरंजन करते थे। पूर्व में हाथियों का अस्तबल था। हजारा रामा मंदिर पश्चिम 15 महलों का समूह किला है, जिसमें अमीरों का निवास था। पवित्र केंद्र, यह विशिष्ट मंदिर परिसर है, अंशतः जिसकी किलेबंदी की गई थी। यहाँ पूर्व में वैष्णो उपासना स्थल और पश्चिम में शैव उपासना स्थल है। शैव भाग के प्रभुत्व वाला मंदिर क्षेत्र हम्पी है, जहाँ प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, जो शिव के रूप में विरूपाक्ष और उनके सहधर्मिणी स्थानीय देवी पंपा को समर्पित है। एक अन्य मंदिर विट्ठल देव मंदिर, जो कृष्ण के एक रूप विट्ठल को समर्पित है। नगरीय कोर, यह विजयनगर के अभिजात्य वर्ग का आवास था। इस सामरिक महत्व के स्थानों पर बुर्ज और विशाल किले हैं। एक क्षेत्र में विशाल खाई है, जो अभी भी विद्यमान है। नगरीय कोर में उपासना स्थल, परिसर और मकबरे आदि हैं। विजयनगर मेट्रोपॉलिटन महानगरीय क्षेत्र, यह नगर का केंद्रीय स्थल था, जिसके बाहर अनेक बसावटें थीं। इसके शोध में किसानों, पशुपालकों, दस्तकारों और अन्य व्यवसायगत समूहों द्वारा साम्राज्य नगर के विकास में भूमिका का विवरण मिलता है। नगर की अन्य विशेषताएं, विजयनगर में सुव्यवस्थित सड़कें और सिंचाई की व्यवस्था थी। ये सड़कें विभिन्न क्षेत्रों, नगरों और राजधानी क्षेत्र को जोड़ती थी। सड़कें 3 प्रकार की थी: त्रिज्य, मुद्रिका और रेखीय। इसमें त्रिज्य सड़कें महत्वपूर्ण थी, जो नगरीय केंद्र, पवित्र नगर और राजकीय केंद्र की ओर जाती थी। हम्पी को रेखीय सड़कें जोड़ती थी। सिंचाई प्रणाली, तुंगभद्रा घाटी में ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर ऊसर क्षेत्र था, जिसके लिए जल की पर्याप्त आवश्यकता थी। महानगर क्षेत्र में नहरों, जलाशयों, तटबंधों, पुस्ता आदि की व्यवस्था थी। राज्य की सिंचाई व्यवस्था पर नियंत्रण था। सिंचाई परियोजना में प्रौद्योगिकी वर्गों, मंदिरों के कार्मिकों तथा व्यापारियों समूह ने निवेश किया। किलेबंदी और युद्ध प्रौद्योगिकी,
संपूर्ण विजयनगर राजधानी मजबूती, किलेबंदी और ऊंची मीनारों से घिरा था। नगर में नए हथियारों का प्रयोग शुरू हो रहा था, बारूद प्रौद्योगिकी का प्रसार हो रहा था। विजयनगर का बाह्य एवं आंतरिक व्यापार विकसित था। यहाँ विभिन्न स्थानों पर सौदागर आए और बस गए। यहाँ समरकंद का राजदूत व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आया था। उसके अनुसार देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर में 300 पत्तन थे। बारबोसा के अनुसार यह नगर संपन्न है और यहाँ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। यहाँ से लोहे, मसालों, औषधि, आंवला, हरड़ आदि का निर्यात किया जाता था तथा घोड़े और मोती आदि का आयात होता था। विजयनगर एक उपभोग केंद्र था और यहाँ विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग रहते थे। इस नगर का व्यापारिक नेटवर्क चीन से भी जुड़ा था और समुद्री मार्ग से यहाँ विलासितापूर्ण वस्तुओं का आयात होता था। नगर में पत्थर के उपकरणों का निर्माण और प्रयोग होता था। साम्राज्यवादी नियंत्रण की रणनीति, दरबारी संस्कृति और नगर की प्रकृति के बारे में जानते हैं। विजयनगर की अद्भुत वास्तुकला शैलियों से ज्ञात होता है कि शासकों ने मंदिर का निर्माण में सहयोग किया और मुक्त हस्त से दान दिया। यह साम्राज्य के विविध क्षेत्रों के प्रतीक स्वरूप एक रूप तथा समाविष्ट करने की नीति थी। महानगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में तीर्थ स्थल और मंदिर साम्राज्यवादी पवित्र परिदृश्य से भी जुड़ते थे। साम्राज्य की राजधानी में अनेक मुस्लिम तथा जैन स्थापत्य भी शामिल थे। ये गैर हिंदू धार्मिक समूह के समर्थन को प्रमाणित करते थे। महानवमी जैसे धार्मिक अनुष्ठान शक्ति प्रदान के लिए सार्वजनिक रूप से किए जाते थे। उत्सव देखने के लिए विदेशी यात्रियों को भी आमंत्रित किया जाता था। हिंदू मुस्लिम की एकता दरबार के समारोह शाही दरबार की वेशभूषा से भी दिखाई देती थी। विजयनगर के शासक विशेष अवसरों पर इस्लामीकृत वेशभूषा भी धारण करते थे। साम्राज्यवादी सत्ता के नियंत्रण के साथ किलेबंदी, सिंचित अनुक्षेत्र और जलाशय भी हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। 16वीं शताब्दी में फारस और यूरोप के अनेक विदेशी यात्रियों ने यात्रा की। इन्होंने रामनवमी उत्सव के बारे में लिखा। उनके अनुसार विजयनगर के बाजार में हीरे और बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, विलासितापूर्ण सामानों की खूब बिक्री होती थी। 1443 में यहाँ आए अब्दुल रजाक ने विजयनगर को सबसे भव्य नगर माना है। उसने अपने वृत्तांत में राजा के साथ भेंट का उल्लेख किया है। दो पुर्तगाली इतिहासकारों डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनेज ने विजयनगर के बारे में विस्तार से लिखा है। पायस का लेखन कृष्णदेवराय के विषय में है। यह विजयनगर की किलेबंदी, मंदिरों और राजकीय केंद्र का वर्णन करता है। नूनेज के अनुसार विजयनगर की स्थापना हरियर ने बंजर क्षेत्र में की थी। नगर का पतन। तालीकोटा के पास 1565 के दक्कन के सुल्तानों के साथ तुलु शासकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर के शासकों पराजित हुए और नगर छोड़कर भाग गए। इसके बाद लगभग 100 वर्षों तक आराविडो राजाओं ने शासन किया। 16वीं शताब्दी के अंत तक तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्रों पर नायकों के शासन के रूप में अपनी आज़ादी घोषित कर दी। स्थानीय सरदारों पोलिगार ने उत्तरी कर्नाटक आंध्र को बांट दिया। विजयनगर के अंतिम राजा श्रीरंग तृतीय 1672 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ये 2 बार आ चुका है। विजयनगर काल के दौरान नगरवाद और नगरीय प्रक्रियाओं के विकास की जांच कीजिए। विजयनगर में नगरीय विकास के अनेक कारण थे। सैन्यकरण, प्रवास, वाणिज्य आदि। प्रशासन ने सैन्यकरण को बढ़ावा दिया, जिससे किलेबंदी का विस्तार हुआ। शक्तिशाली सौदागर संगठनों के द्वारा स्थापित व्यापारिक शहरों को किलेबंदी मंदिर परिसरों के अंदर सेना की नियुक्ति की गई। शहरों का उदय व्यापार केंद्रों के रूप में हुआ तथा पुराने अभिजात वर्ग की शक्ति क्षीण हो गई।
विजयनगर साम्राज्य के एकत्रीकरण ने पूरे प्रायद्वीप को एकीकृत कर दिया, जिससे पूरे साम्राज्य में व्यापारियों और दस्तकारों के प्रवास ने अधिस्थानीय नगरीय नेटवर्क का सृजन किया, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए दक्कन और आंध्र क्षेत्र से बुनकर के बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण विजयनगर काल में कोयम्बटूर तथा मदुरई में नए बुनकर केंद्रों का उदय हुआ। 13वीं और 14वीं शताब्दी में नगरीय प्रक्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि वैष्णव और शैव मठ संस्थाओं ने नगरीकरण तथा व्यापार में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पवित्र केंद्र का विकास प्रमुख तीर्थ शहरों के रूप में हुआ। विजयनगर काल के दौरान नगरीकरण तथा नगरीय प्रक्रियाओं में एक अन्य संबंध प्रघटना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह व्यापारिक शहरों के रूप में मंदिर केंद्र का अभ्युदय हुआ। तिरुपति, श्रीरंगम में विशाल मंदिर परिषदों और हम्पी के द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती हुई खपत ने व्यापार को उत्प्रेरित किया। तीर्थयात्रियों के द्वारा भूमि, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य धातुएं तथा पशुधन के रूप में दान ने विनिमय की अर्थव्यवस्था को सृजन किया तथा मंदिर की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला। फलस्वरूप मंदिर संगठनों को प्रसार हुआ। फलस्वरूप मंदिर शहरों का उदय हुआ। विविध आर्थिक कार्यकलापों के केंद्र के रूप में हुआ, जहां मूर्तिकार, शिल्पकार, दस्तकारों की रोजगार प्राप्त हुआ। बाह्य और आंतरिक व्यापार दोनों का खूब विकास हुआ। उनसे प्राप्त होने वाला राजस्व विजयनगर राज्य के लिए महत्वपूर्ण स्रोत था। समुद्री व्यापार बढ़ा तथा विजयनगर के शासकों ने इसे अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। विजयनगर काल के दौरान घरेलू व्यापार को भी विकास हुआ। व्यापार के अंतर्देशीय केंद्रों से नौकाओं और बैलगाड़ियों के माध्यम से माल तटीय बिक्री केंद्रों में लाया जाता था। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि ने खाद्य फसलों के साथ नील, कपास, गन्ना जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को भी एक और प्रश्न देखते हैं। विदेशी वृत्तांतों के आधार पर विजयनगर के महत्व को प्रकाश डालिए। विजयनगर न केवल विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, अपितु देश विदेश में प्रसिद्ध ख्याति नगर था। इसलिए उससे दूसरे देश के अनेक यात्री प्रभावित हुए और उसके महत्व के विषय में विस्तार से विवरण दिया। 1443 ईस्वी में भारत आए ईरान के तैमूर राजवंश के शासन का एक राजदूत था। एक राजदूत के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए कालीकट तथा विजयनगर यात्रा पर आया था। उसके अनुसार विजयनगर शहर 7 किलेबंदी शहरों के अंदर बसा हुआ था। वहां के राजा का सिंहासन असाधारण आकार का था और सोने का बना था। इसमें उत्कृष्ट कारीगरी की गई थी। तारिक ए फरिश्ता का लेखक फरिश्ता विजयनगर के राजा के धन दौलत से बहुत अधिक प्रभावित था। फरिश्ता ने 1589 ईस्वी में बीजापुर के राजा इब्राहिम आदिल द्वितीय की नौकरी की थी। विजयनगर साम्राज्य के विषय में पुर्तगाली इतिहासकारों डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनेज ने भी वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। पायस का लेखन कृष्णदेवराय 1509 से 29 के काल का प्रत्यक्षदर्शी और नूनेज का वृत्तांत अच्युत देवराय की राज सत्ता 1529 से 1542 के समकालीन है। पायस के सभी क्रियाकलापों की राजधानी विजयनगर है। वह उसकी भव्यता और श्रेष्ठता से प्रभावित था। वह इस नगर की किलेबंदी, बाजारों, मंदिर और राजकीय केंद्र का वर्णन करता है। उसने महानवमी उत्सव का भी प्रकाश डाला है। पायस के अनुसार विजयनगर रोम जितना बड़ा था और दुनिया का सबसे सर्वोत्तम सुविधा संपन्न नगर था। नूनेज वहां के व्यापार के साथ राजधानी के विषय में पर्याप्त जानकारी देता है। वह विजयनगर के उत्थान और इसकी स्थापना, दिल्ली के राजा के साथ हुई युद्ध, मोहम्मद बिन तुगलक का संदर्भ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना देता है तथा दरबारी महिलाओं के द्वारा धारण किए गए महंगे रत्न और राजा की सेवा में लगी हजारों महिलाओं की जमकर प्रशंसा करता है। दुर्राते बारबोसा ने विजयनगर के 1504 से लेकर 1514 ईस्वी की स्थिति पर प्रकाश डाला है। निकोला डी कोंती ने, जो वेनिस का सौदागर था, ने भी विजयनगर की यात्रा की थी। चेजारे फ्रेडरिची ने 1567 में विजयनगर में लूटपाट होने के 2 वर्षों बाद 7 महीने व्यतीत किए थे। उसके अनुसार राजधानी अंशतः नष्ट हुई थी और
आराविडु राजवंश के तिरुमाला की इच्छा इसे पुनः स्थापित करने की थी। स्कॉटिश पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1799 में विजयनगर आया था और उसने वहां के अंतरंग मानचित्र और ध्वंसावशेष जो गिरा हुआ अवशेष था उसका वर्णन किया है।